सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत कतर के बीच सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा और पत्रकार मनीष आनंद। नमस्कार। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता आज हैदराबाद हाउस में किया और इस पूरे विषय भारत और कतर के संबंध के बीच विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा जी। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसमें जो द्विपक्षीय संबंध है उसको स्ट्रैटेजिक रिलेशन में तब्दील करने का निर्णय किया गया है। हम ये समझना चाहेंगे कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन का क्या मायने हैं, और चूंकि भारत और कतर का संबंध बहुत ही पुराना ऐतिहासिक है और भारतीय जो प्रवासी हैं वहाँ की इकोनॉमी के कहीं न कहीं रीढ़ माने जाते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में स्ट्रैटेजिक रिलेशंस करने का जो निर्णय किया गया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस का मतलब होता है कि 360 डिग्री रिलेशनशिप, कि कोई भी पहलू आपके रिलेशनशिप का नहीं है जो आपके दायरे से बाहर है। तो चाहे वो सामरिक विषय की बात हो, चाहे डिफेंस सिक्योरिटी की बात हो, एनर्जी सिक्योरिटी की हो, पीपल टू पीपल, मतलब हर एक एलिमेंट जो दो कंट्रीज को जोड़ता है, वो अगर उन सब पहलू पे आपके पार्टनरशिप हो या कोलैबोरेशन हो तो उसको हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप कहते हैं। सब देशों के साथ नहीं होता, कतर के साथ हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो ये रही बात स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की। और दूसरी बात यह है कि कतर इज पंचिंग बियॉन्ड इट्स वेट, जैसे कहते हैं ना, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि भारत ने भी बहुत सोच समझ के ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, क्योंकि अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का जो डायलॉग था उसमें कतर जुड़ा हुआ था। हमास और इजराइल के बीच में युद्ध है, फिर हमास उसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज में वो है। साथ में एनर्जी के अगर दृष्टिकोण से देखें, वो रिजर्व्स ऑफ गैस हैं वो कतर के पास हैं। तो एक तरह से कतर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गल्फ नेशन बन के उभरी है और उसके रिश्ते बियॉन्ड द गल्फ है। तो इसी को देख के मुझे लगता है कि जो एंगेजमेंट हो रही है भारत की कतर की, बहुत ही अलग लेवल की हो रही है, पहली बात। और आपने जैसे कहा कि एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का रूप ले चुकी है। जी अतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कतर को हमने देखा कि वैश्विक मंच पर इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता करते हुए भी दिखा, और हमास का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी कहीं न कहीं दोहा में ही स्थित है। और इस मद्देनजर कतर का जो भूमिका है वो वैश्विक मंच पर काफी देखा जाता है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमीर अल थानी ने, दोनों ने वैश्विक मंच के जो विषय हैं उनके ऊपर भी चर्चा की और विचार साझा किए आपस में। एक जो और निर्णय किया गया है अतुल जी, वो है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम इन कतर एंड इंडिया। ऐसा समझौता हमने सिंगापुर से भी कर रखा है और भी कई देशों से कर रखा है। इसके मायने आप हमें बताएं। देखिए, ये एक बहुत जरूरी एक कदम होता है। जैसे अगर मैं कतर में हूँ और मेरे को जो इनकम आ रही है अपने काम से कतर में, तो अगर मैं टैक्स उसका कतर में भरता हूँ, ठीक है, तो मुझे भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये ट्रीटी होती है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, जो भारत ने कई देशों के साथ की हुई है। ये ट्रीटी कई जगह से की हुई है, क्योंकि कतर में इतने भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो ये उनको फायदा होगा इसका। तो एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का। और सिमिलरली अगर पूंजी निवेश होता है कतरी कंपनियों का भारत के अंदर, तो अगर वो भारत में टैक्स पे करती हैं तो उनको कतर में उसको पे नहीं करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, एक तरह से ग्रोइंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक तरह से ये एक उदाहरण है जब ये ट्रीटी साइन हुई। अतुल जी, अभी कतर ने वर्ल्ड कप फुटबॉल भी होस्ट किया था और कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर संदेश दिया कि अपनी अर्थव्यवस्था को वो काफी मॉडर्नाइज कर रहा है। कई सारे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड चीजों को हमें दिखाया वर्ल्ड कप जब फुटबॉल का वहां पर आयोजन किया गया था। ऐसे स्थिति में जो भारत और कतर के बीच जो आज द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी जोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे चीजों का। इस परिप्रेक्ष्य में आप हमें समझाएं कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस, जो फॉसिल इकोनॉमी है, उससे आगे बढ़ करके फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? आलम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये पोस्ट ऑयल इकोनॉमी जिसको कहते हैं ना, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। और जो एआई ड्रिवन इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो एक फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी है। और उसमें अब जो गल्फ के देश हैं या वेस्ट एशिया के और देश हैं उसमें जुड़ना चाहते हैं। अब उसको जोड़ने के लिए आपको टैलेंट पूल चाहिए होता है।
वो टैलेंट पूल आपको कहाँ से मिल सकता है? कई जगह से मिल सकता है, लेकिन भारत एक उसका हब बन सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत का टैलेंट और कतर जैसे देशों की इन्वेस्टमेंट का एक नेचुरल पार्टनरशिप बनती है। तो मुझे लगता है कि आने के समय में जहाँ पर कोडिंग की बात है, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल इकोनॉमी के लिए, जिसमें आपकी क्लाउड के ऊपर आपका जो होता है बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है क्लाउड स्टोरेज के लिए, फिर बिग डेटा होता है, मशीन लर्निंग, ये बिग डेटा को कलेक्ट करना, उसको लिए एनालिटिक्स लगाना, ये बहुत बड़ा एक काम होता है। तो मुझे लगता है कि भारत में साथ में जो है स्केलिंग अप हो सकती है जो डेटा की। तो मुझे लगता है ये जो जितने भी पहलू हैं एक न्यू इकोनॉमी के, एक डिजिटल इकोनॉमी के, वो एक 360 डिग्रीज उसको हम इंडिया में डेवलप कर सकते हैं। और हो सकता है जो फिर यूजर्स जो है आपके बाहर के देश हो सकते हैं, कतर खुद हो सकता है, और उसके अलावा गल्फ के देश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और टैलेंट चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि ये पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की तरफ, न्यू इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ एक और चीज होती है डिजिटल इकोनॉमी के साथ, इंडस्ट्री 4.0 जिसको कहते हैं, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, जिसमें कम लोग काम करते हैं, लेकिन वो एक तरह से मशीन्स अपने आप ही एक तरह से काम करती हैं, मशीन्स की आपस में कम्युनिकेशन, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाता है। तो ये पूरा एक तरह से एक पैराडाइम है, एक पैकेज है, जिसमें भारत उतर रहा है। भारत ने काफी एडवांसमेंट इसमें की हुई है डिजिटल इकोनॉमी, हम यूपीआई सिस्टम वगैरह ये तो हमने किया ही हुआ है। लेकिन अब बात आ रही है, जैसे चैटबॉट है, चाइना का डीप सीक आया है, उसमें अब वक्त आ गया कि भारत भी आगे एक छलांग लगाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट लेवल भारत का ये न्यू इकोनॉमी में होगा, उसके लिए अगर पूंजी निवेश करना हो या हो, तो हो सकता है कि कतर जैसे देश उसमें योगदान दे सके। अतुल जी, एक विषय का चर्चा हम आपसे जरूर करना चाहेंगे, वो है कि हमारे 8 सेलर थे जिनको कि वहां पर फांसी की सजा दी गई थी और अमीर के इंटरवेंशन के बाद सजा माफ करी गई थी और 7 भारत वापस आ चुके हैं। लेकिन एक जो पूर्णेंदु तिवारी हैं, उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ है कतर में अब भी। इस विषय के बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहें। देखिए, जब इतना स्पेशल रिलेशनशिप है तो मुझे लगता है कि ये रिहाई होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी एक सिंबॉलिक लेवल पे एक उदाहरण होगा कि एक स्पेशल रिलेशनशिप कतर और भारत के बीच बन रहा है। साथ में आलम जी एक और चीज है कि ये पीपल टू पीपल जो कनेक्शन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो ऐसे जेस्चर से लोग जुड़ते हैं आपके साथ। तो मुझे लगता है कि ये इन सब पहलू, ह्यूमैनिटेरियन को लेके, पीपल टू पीपल को लेके, क्योंकि हमारा स्पेशल रिलेशनशिप बन रहा है, तो ये जो ट्रैवल बैन है ये हट जाना चाहिए और तिवारी जी को अपने घर वापस लौटना चाहिए। ये एक तरह से भारतीय लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है कतर की हुकूमत से। जी बिल्कुल। अतुल जी, जो कतर के अमीर हैं, 2015 के बाद भारत में उनका यात्रा हो रहा है, तो करीबन 10 साल हो गए और एक बड़ा जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया कि एयरपोर्ट जाकर के उनको रिसीव किया। 2023 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट आए थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तब उनको रिसीव किया था एयरपोर्ट पर। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए आए थे। तो एक संदेश हमारी तरफ से दिया जा रहा है कतर को। बहुत बड़ा संदेश आलम साहब, ये बहुत रेयर होता है कि आप एयरपोर्ट पे आप रिसीव करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा एक जेस्चर प्रदान किया है कि आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि ये इसलिए भी किया होगा क्योंकि एक पर्सनल केमिस्ट्री जो है वो बहुत जरूरी है कि वो बने, तो उसमें भी ये योगदान करेगा। मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एक स्पेशल रिलेशनशिप को बनाने की एक पहल है। और अब हम देखते हैं कि उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बन गई है दोनों देशों में। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत ही एक अच्छा पर्सनल इनिशिएटिव लिया है कि इनको बताने के लिए हम आपका पूरा आदर करते हैं और आपके साथ पूरा सहयोग और इक्वल पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के अमीर के यात्रा के बारे में बताया। भारत और कतर के बीच संबंध ऐतिहासिक है और संभावनाओं से भरे हुए। प्रधानमंत्री जी ने जो मित्रता का, भाईचारे का संदेश अमीर और कतर को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूँ उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। अतुल जी, साइडलाइंस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने भी एक बिजनेस समिट के साथ उस समय बातचीत करा और जो कतर और भारत के बीच ट्रेड की जो बातचीत चल रही है उसे एलिवेट किया है मिनिस्टर लेवल पर। अब ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो मिनिस्टर लेवल पर होगा, तो क्या बदलाव की संभावना को आप देखते हैं? मिनिस्टीरियल लेवल वाली वो जरूरी है कि इसमें
मतलब अवेयरनेस है दोनों सरकारों में कि इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते जो ट्रेड रिलेशनशिप है। इसलिए मिनिस्ट्रियल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आप ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं छोड़ोगे, लेकिन एक तरह से मिनिस्टर लेड रिवाइवल की बात है। अब वो ये भी शो करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि जो आर्थिक रिलेशनशिप है कतर के साथ, उसको डेवलप करने के बाद। और तीसरी बात यह है कि हम सिर्फ जब जीसीसी कंट्रीज से बात करते हैं या कुछ उनके साथ इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेते हैं, तो वो सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि अगर आप जीसीसी कंट्रीज हैं तो आपका वो गेटवे बनता है एक बड़ी मार्केट के लिए, जो जीसीसी की मार्केट है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, बहरीन है, कुवैत है। तो एक तरह से हमें प्योर बायलैटरलिज्म से नहीं देखने की जरूरत, जो भी हमारे इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं। तो अतुल जी, आप कह रहे हैं कि दायरा हमारा बढ़ना चाहिए, तो इसी प्रकरण में अतुल जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के साथ भी हम एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहे हैं और कतर उसमें एक अहम देश भी है। तो इस मायने में क्या जीसीसी के साथ, एफटीए के साथ अगर हो जाता है देश का, भारत का, तो क्या और भी ज्यादा बायलैटरल ट्रेड आप बढ़ते हुए देख रहे हैं आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एफटीए हो जाता है तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं होती, इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनता है। हालांकि नाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होता है, लेकिन वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी जुड़ जाती है और हर क्षेत्र में वो जुड़ती है, इन्वेस्टमेंट और इंटरेक्शन भी, पीपल टू पीपल भी इसमें आ जाता है। तो एक तरह से अगर एफटीए साइन होता है जीसीसी के साथ तो बहुत बड़ी बात हो गई है। और बड़ी इकोनॉमीज है, सऊदी अरेबिया ऐसी बड़ी इकोनॉमी है, यूएई जो है छोटा देश है जोग्राफिकली, लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमी उभर के आ रही है। और एक तरह से हम एक और चीज देख सकते हैं कि ये जीसीसी कंट्रीज हैं, इनका अफ्रीका के साथ बहुत अच्छा एक तरह से रिलेशनशिप बन रहा है। और भारत का भी अफ्रीका के साथ एंगेजमेंट तो ट्रेडिशनल है ही है। तो एक तरह से जॉइंट वेंचर्स जो जीसीसी देश और भारत जो है वो कर सकता है तीसरी कंट्रीज में, खास करके ग्लोबल साउथ में। और ग्लोबल साउथ की अगर बात करूं, क्योंकि हम जीसीसी की बात कर सकते हैं, तो अफ्रीका हमारे लिए ओपन आउट करता है। अतुल जी, चूंकि आपने ये इस विषय पर काफी हमें बताया, तो हम इसमें ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा था, वहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर रीइटरेशन किया गया, काफी जोर दिया गया और उसमें गल्फ के देश की काफी अहमियत है। तो आईमैक से आपको क्या संभावना दिखाई पड़ रही है? और अफ्रीका का भी नाम लिया आपने, तो क्या हम मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप के साथ एक इंटीग्रेटेड अर्थव्यवस्था आने वाले समय में देख सकते हैं क्या? आलम साहब, ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो आईमैक की आपने बात की, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो एक तरह से कॉरिडोर बनेगा। एसेंशियली इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये इंडिया टू अटलांटिक ओशन वहां तक जाता है उसकी रीच। और इधर अफ्रीका के, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हम उसमें अफ्रीका को भी जोड़ने का है, खास करके वो देश जो ईस्ट कोस्ट जो अफ्रीका की है, पूर्वी जो तट है, उस पे जो इंडियन ओशन के पार्ट जो देश वहां पे हैं, जोग्राफिकली वो पास में है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज की हैं, कि एक स्पर वहां जा सकता है। ये मुझे लगता है कि इसमें एक स्टडी होने की जरूरत है और पॉसिबिलिटी शायद हो भी रही हो। अब जो जीसीसी और गल्फ के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, वो सिर्फ पुराने मुद्दों पे नहीं बन रहा कि भाई हमारी जो ह्यूमन मैन पावर है उसका जाना, वहां से रेमिटेंसेस लेना, या ऑयल एंड गैस का जो रिलेशनशिप है, ये अब ट्रांजिट रिलेशनशिप बनने से इसमें एक एलिवेशन और आ गई है। ये एक ट्रूली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन रहा है, जिसको हम मिडिल ईस्ट को एक ब्रिज बनते हुए देख रहे हैं। तो एक नई डायमेंशन और नई दिशा दिख रही है ये आईमैक जैसे प्रोग्राम को अगर हम पूरा कर पाए तो। अतुल जी, संक्षिप्त में एक अंत में आपसे विचार जानना चाहेंगे कि कतर का नेशनल विजन है 2030 का और हमारा भी 2047 का एक विकसित भारत का विजन है, दोनों में आप समानता कहाँ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि 2030 पहले आ रहा है तो फिर जुड़ना है दोनों देशों को, और उनके विजन्स और कॉमन एस्पिरेशंस हैं 2030 में और विकसित भारत का 2047 में। तो मुझे लगता है कि दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अतुल जी ने हमें भारत और कतर के संबंध के बारे में विस्तृत कई सारे पहलुओं से हमें रूबरू कराया। अतुल जी, आपका हमसे इन सारी जानकारियों को साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत कतर के बीच सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा और पत्रकार मनीष आनंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में